नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम साइंस एनसीईआरटी से क्लास 10 से पाठ 2 अम्ल क्षार एवं लवण से एसिड बेस एंड साल्ट से 50 प्रश्नों का विश्लेषण समझेंगे। और ये सभी 50 प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी से जो है लिए गए हैं, एनसीईआरटी पर आधारित हैं और ये पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6 से 8 साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में टीजीटी और जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस पार्ट सेकंड में 8 प्रश्न जो आते हैं वो आपके एनसीईआरटी 10th लेवल से आते हैं। इसके अलावा बात करें तो आपको जो है पीआरटी 2000 पीआईक्यूज़ की जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जीएस पार्ट सेकंड के लिए जिनको तैयारी करनी है उनको सारे पीआईक्यूज़ की प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अम्ल क्षारक एवं लवण आपका चैप्टर नंबर 2 है, और यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस भी दी हैं, हम उनको बाद में देखेंगे प्रश्नों को करते हुए। और यहाँ पे अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, और वहाँ से पहला प्रश्न क्या है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो लाल से नीला कर दे रहा है, तो लाल से नीला करने का मतलब है कि एसिड था और वो बेस हो गया, यानी क्षार हो गया। तो क्षार होने का मतलब है कि उसका जो पीएच मान होगा 10 होगा, 7 से बड़ा होगा। और यहाँ पे चूंकि जो तीनों मान है आपके 7 से छोटे हैं, तो आपका आंसर 7 से बड़ा होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। यह प्रश्न टीआरई में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न भी टीआरई में पूछा गया है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो HCl है, और इसका आपको रिएक्शन समझाते हैं। और यहाँ पे बात करें तो जो अंडे का जो कवच होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और उससे जो है जब HCl को रिएक्शन कराते हैं तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर जल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो यह इसका प्रॉपर्टी भी होता है, विशेषता भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। और जब चूने का पानी का फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, और ये क्या बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये दूधिया कलर का हो जाता है, तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ये इसको दूधिया कर देती है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हुए। तो आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी प्रश्न टीआरई में पूछा गया है 6 to 8 में। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले लें तथा उदासीन करने के लिए HCl की उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो है बात करें तो एक साइड हमारा 10 ml है, और 10 ml जो है वो 8 ml को उदासीन कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 20 ml ले लेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 16 ml हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है, आपका आंसर हो जाएगा 16 ml। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें जो हम जब अपच का प्रॉब्लम होता है तो एंटा एसिड का हम यूज़ करते हैं, एंटा एसिड। और एंटा एसिड जो कौन सी यूज़ करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो MgOH ट्वाइस, ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आते हैं अब अगले प्रश्नों पर। प्रश्न है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन से बनता है लिटमस विलयन जो कि बैंगनी रंग का होता है। और इसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर हम सूचक की बात करें तो 2 प्रकार के सूचक होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, जैसे कि हल्दी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। लाइकेन प्राकृतिक सूचक, लिटमस पेपर वो भी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। मेथिल ऑरेंज और फिनॉल पैथिलीन, ठीक है, ये दोनों जो है सिंथेटिक संश्लेषित सूचकों के उदाहरण है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूली। जो मूली होता है वह सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाकी 2 प्रकार के सूचक होते हैं। आपको एनसीईआरटी में जहाँ से प्रश्न लिया गया उसको दिखा देते हैं। और यहाँ पे बताया गया आपको कि लिटमस प्राकृतिक सूचक होता है, हल्दी भी उसी प्रकार से प्राकृतिक सूचक होता है, और अम्ल एवं क्षारक की जाँच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनॉल पैथिलीन। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, और जो थैलोफाइटा समूह के लीचन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। और इसके अलावा जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता ना क्षारकीय, तब यह बैंगनी कलर का होता। तो ध्यान रखिएगा, जब अम्लीय और क्षारकीय नहीं होगा तब किस कलर का होगा, तो बैंगनी रंग का। और इसके अलावा लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियों को जो है अम्ल क्षारक की उपस्थिति ये बताते हैं, सूचक कहते हैं इन्हें। अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहा जाता है।
प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं, आप जाके वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो वैनिला है, ठीक है, प्याज है, लौंग का तेल है, लेकिन जो शकरकंद होता है ये आपका गंधीय सूचक का उदाहरण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, तो संभवतः उस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो नीले से जब लाल की तरफ जाएगा, नीला क्षार को दर्शाता है, क्षारक को दर्शाता है, और लाल जो है ये अम्ल को दर्शाता है। तो अम्ल का जो मान होता है पीएच का हमेशा 7 से कम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 से कम, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा। फिर जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो जो जल के अम्लीय और क्षारकीय विलयन होते हैं वो H आयन और OH आयन दोनों के कारण जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अम्ल में H आयन पाया जाता है और क्षारकीय विलयन में OH आयन पाया जाता है, तो इस प्रकार। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो इसका आंसर है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फिर अगला है, और कारण इसका भी है कि जो सोडियम पोटेशियम होते हैं बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं इस वजह से। फिर है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफ़ेदी के लिए जो है हम किसके विलयन का उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम मिलाते हैं पानी, ठीक है, तो इसके बाद फिर जो है पुताई वगैरह आप जानते ही हैं, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना आपका यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, इंग्लिश में इसको क्विक लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, चूने का पानी, ठीक है। फिर है, जो लवण होता है Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होगा। तो Na2CO3 का जो पीएच मान होता है जलीय विलयन में वो 7 से अधिक होता है। यहाँ पे भी इसको सही कर लीजिएगा, तो 7 से अधिक होता है। और यहाँ चूँकि जलीय विलयन में जो है NaOH बनाता है, तो इसलिए NaOH चूँकि क्षारक है और क्षारक है तो उसका हमेशा 7 से अधिक आएगा। फिर है, एसिटिक अम्ल का नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का नाम जो है एथेनोइक अम्ल है, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल को जो है नीला कौन कर सकता है? तो OH आयन, और नीले को लाल कौन करेगा? तो H आयन। फिर कोई विलयन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः होगा, तो जाहिर सी बात है 7 से कम होगा, तो आंसर हो जाएगा 5। बाकी सब 7 से बड़े हैं। फिर है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आइए इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं महत्वपूर्ण तथ्य उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल महत्वपूर्ण है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी का डंक और मिनेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इनमें से ज़्यादातर जो है बीपीएससी तैयारी में पूछे गए हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 × ½ H2O होता है, हेमीहाइड्रेट होता है। हेमीहाइड्रेट का मतलब है H2O आधा भाग होता है, तो CaSO4 × ½ H2O ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो गया। जब जिप्सम का पूछेगा तो CaSO4 × 2H2O, तो जब जिप्सम का पूछेगा ध्यान रखिएगा, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। आगे बढ़ते हैं। फिर है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो जो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है, जैसे कि जल। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो बात करें तो यहाँ पे जो है K2SO4 यहाँ पे लवण है, साल्ट है, और बाकी आपका ये एसिड हो गया, HCl जो है अम्ल है, NaOH और NH4H क्या है? OH आयन के कारण ये क्षारक हैं, बेस हैं ये। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है एनसीईआरटी से, हमारे शरीर में पीएच कितने प्रांश के बीच में कार्य करता है? तो इसका आंसर है 7 से 7.8। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एसिड रेन कब होता है? तो एसिड रेन अम्ल वर्षा कब होती है? तो जब 5.6 से मान कम हो जाता है, जब वर्षा जल का मान जब 5.6 से कम हो जाता है, पीएच मान वर्षा जल का 5.6 से कम हो जाता है, तब उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये किनके कारण होता है? तो H2SO4 और HNO3, ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं NO3 और SO4, इन्हीं के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। फिर अगला प्रश्न है,
बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का जो अणु सूत्र होता है वो होता है NaSCO3, जिसको और साथ में जो है, और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बेकिंग सोडा होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। और बेकिंग सोडा का जो अणु सूत्र होता है वो होता है NaSCO3। और बेकिंग पाउडर क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर में जो है, बेकिंग पाउडर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो बेकिंग पाउडर में जो है बेकिंग सोडा होता है NaSCO3 प्लस टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक अम्ल। NaSCO3 बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसी को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो दिए गए अम्लों में से सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये प्रबल अम्ल है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? तो देखा जाए तो NaCl जो है लवण है, साल्ट है, तो आपका ये क्षारक नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक की बात आई तो NaOH है, और इसका जो pH मान होता है 14 के आसपास होता है। और आइए इसी बहाने जो है, जो NCERT में जो pH मान दिए गए महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में पूछे गए TRE में, उनको हम देख लेते हैं एक झलक। यहाँ पे NCERT में आपको ये टेबल दिया गया होगा। तो जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, उसका 1.2 होता है, ध्यान रखिएगा। फिर नींबू का रस 2.2 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त पूछा गया था इस बार। तो ब्लड प्लाज्मा का कितना होता है, 7.4, TRE में पूछा गया ये। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ध्यान रखिएगा, 10 होता है MgOH टॉयस। और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग 14 होता है। तो यानी सबसे जो प्रबलतम क्षारक जो हम लोग देखते हैं जनरली वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखिएगा, इसका लगभग 14 होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और उदाहरण हमने ऊपर देख लिए हैं 3 उदाहरण, जैसे कि लौंग का तेल, प्याज, लौंग का तेल, प्याज, ठीक है। और एक उदाहरण और भी था। फिर है सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जल भी बनता है और संगत लवण भी बनता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, pH में P सूचक होता है। तो आप NCERT अगर पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि P किसको दिखाता है, पूजांश को, पोटेंज इंग्लिश में बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और pH में अगर बात करें तो 3 चीज़ें होती हैं, 0 भी होता है, 0 से 7 के बीच में, ठीक है। तो 0 से 7 के बीच में क्या होता है, अम्ल होता है। 7 जब होता है तो उसको उदासीन बोलते हैं, और 7 से 14 के बीच में, 7 से 14 के बीच में क्षार होता है। फिर है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से क्या है? तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और साथ में इमली में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो सिट्रिक अम्ल जो है आपका संतरा नींबू में पाया जाता है। बाकी दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल देख चुके हैं हम। फिर टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में हो गया। फिर लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत तो दही हो गया। फिर चींटी के डंक और नेटल के डंक में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो अगर आपका आंसर आ जाए फॉर्मिक अम्ल तो ये भी सही है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल। फिर आगे बढ़ते हैं, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय जो है, मुंह का pH मान जब 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखिएगा, NCERT से सारे प्रश्न हैं। हमारे पेट उदर में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो पेट उदर में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये ध्यान रखिएगा। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो उसका जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, और इसका जो pH मान 1.2, जो गैस्ट्रिक जूस का भी हमने देखा है जिसमें HCl पाया जाता है, तो 1.2 होता है उसका pH मान। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इसमें जो हम सोडियम क्लोराइड मिलता है, HCl प्लस NaOH, ये बनाता है NaCl। तो आपका जो है सोडियम क्लोराइड, और ये किसका उदाहरण है? तो यह जो है उदासीनीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उदाहरण है, जब एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं। फिर है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा जो है उसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2। यह भी प्रश्न TRE में पूछा गया है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। और NaSCO3 किसको बोलते हैं? तो ये बेकिंग सोडा को बोलते हैं, बेकिंग सोडा को बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaSCO3।
फिर अब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaCO3। फिर जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें धोने का सोडा जिसको Na2CO3 इंटू 10H2O, और 10 ध्यान रखिएगा, इसके बगैर आपका आंसर अधूरा है। फिर सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NCERT से लिया गया प्रश्न NaHCO3। फिर है सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है, तो सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और इसके अलावा जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O। और इसके अलावा जो है आप विरंजक चूर्ण का फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो विरंजक चूर्ण किसको कहते हैं, तो विरंजक चूर्ण जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण बोलते हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो आपके जो प्रश्न है यहाँ समाप्त होते हैं। और आपको कक्षा अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम अदर जो चैप्टर्स हैं उसके भी आपके लिए PIQs ले आए। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।